कहाँ तक समझाए थे? उत्तराखंड। राजस्थान बताना आज क्या हो गया बाबू? बैठ जल्दी। वहां खड़ा होकर लड़की सबको ना डिस्टर्ब करता है सब, इसलिए ये बेचारा काला है, इसको कोई दिक्कत नहीं। गलत कर रहे हैं हमको। यहाँ ठीक ठाक को मत बैठने देना बस। सीबीएसई टाइप का जो हो सब उस सबको नहीं, बाकी जो मंगरेला उंगरेला टाइप का रहेगा चलेगा। हाँ सीबीएसई बोर्ड वाला तो सीबीएसई का नहीं है, काला आदमी। राजस्थान के बारे में बताना है सब लोग को। गुड मॉर्निंग, लाइव से लेके सारे लोग गुड मॉर्निंग स्टार्ट किया जाए राजस्थान के बारे में। उत्तराखंड का क्वेश्चन बचा था, लाइए एक आदमी मटेरियल दे दीजिए, क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछ डालते हैं। लेट हो गया सर। हाँ बहू आज थोड़ा सा लेट हो गया, पता नहीं क्या है एक्चुअली। देखो यार लेट गड़बड़, मैं देर करता नहीं देर हो जाती। मेरे घड़ी में देखो ये 10:14 हो रहा है, 10:14 और 10:25 हो रहा है। ये पगला गया मोबाइल हुआ मेरा, ये ठीक पता नहीं कैसे होगा। अभी बहुत ताम झाम करना पड़ता है। घड़ी सही यहाँ इठ दीजिए सही हो जाएगा, एक रात 2-3 जगह जाके करना पड़ेगा। रन दो रेटलस की जरूरत नहीं है, इसी सब में से ले लिए। टिक मार दीजिए तुम्हारे में, नहीं ला मटेरियल दे दो, नहीं तो उत्तराखंड का क्वेश्चन कितने नंबर पेज पे है जरा बता दीजिए। लाइव वाले लोग सब लोग खोलेंगे 46 उत्तराखंड के बारे में। आप उत्तराखंड में भरे होंगे, काला पानी भर लिए। ये 3 देशों का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। पंचप्रयाग भर लिए हैं। पंचप्रयाग में कितने प्रयाग? 5। कौन कौन? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। प्रयाग फिगर भी बना लिए होंगे आप लोग नदियों में। उसके नीचे अब आएंगे तो भरने वाला जगह है। कोटेश्वर क्या है भैया? बांध है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। तो कोटेश्वर में भरिए भागीरथी नदी पर बांध। कोटेश्वर में क्या भरेंगे? भागीरथी नदी पर बांध। यहाँ कोटेश्वर लिखा हुआ है पेज नंबर 46, भरिए भागीरथी नदी पर बांध। डैम ऑन द रिवर भागीरथी। डिजिटल इंडिया लिखो। हो गया। टिहरी बांध लिखा, टिहरी लिखे 255 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर बांध। 255 255 m 255 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा बांध है भैया? अर्थ फिलर। अर्थ फिलर 255 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर कौन सा बांध है? अर्थ फिलर। भाखड़ा कौन सा है? भाखड़ा 225 मीटर। भाखड़ा 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 पूरा भाखड़ा नंगल कितना ऊंचा है? 225 मीटर। 225 मीटर। सतलज नदी। और कौन सा बांध है? गुरुत्वीय। गुरुत्वीय ग्रेविटी डैम 225 मीटर। हो गया। उसके नीचे आइए, क्वेश्चन बताना चालू किए। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर सन 2000। देवभूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा कितने देश से लगती है? 2 देश, एक चीन और दूसरा नेपाल। चीन और नेपाल 2 देश से। 2 के ब्रैकेट में चीन नेपाल लिख सकते हैं। उत्तराखंड के कितने भाग है? 2, कुमायूं और गढ़वाल। कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल। उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल। काला पानी कहाँ है? उत्तराखंड नेपाल के सीमा पर।
पंच प्रयाग में कौन कौन आते हैं? देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, सब आएगा, सब पांचों सब। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, मसूरी, देहरादून कहां से मार देगा भैया, है ही नहीं है तो उसमें मसूरी बना लीजिए, मसूरी बना लीजिए। कहीं केकरा काट के कोनो को काट दो। तू मोबाइल रखना रे बाबू, क्या कर रहा है मोबाइल में? इधर ला तो मोबाइल, ज्यादा होशियार मत किया करो। मसूरी बना लीजिएगा, मसूरी। अगला कह रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अगला कह रहा है लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की, आईआईटी रुड़की, जो रुड़की है ना आईआईटी रुड़की, उसी में बनता भवन अनुसंधान केंद्र, जिसमें आपको बताया जाता है छड़ वगैरह जो होता है ना, देखते होंगे जब आप घर बनाते हैं ना, पिलर इतना ऊंचा छड़ थोड़े रहता है, अरे 10-15 फीट का छड़ रहता है। उसको जब खत्म हो जाता है तो 6 इंच ऊपर 6 इंच नीचे करके उसको जोड़ देता आदमी। जैसे ये पिलर ले जा रहा है ना, ऐसे पिलर है यहाँ पर, अब इसको क्या करता है आदमी, आप इसमें बांध देता है, एक कड़ी आता है बांध देता है। यहाँ खत्म हो गया तो दूसरा छड़ को इसी में 6 इंच नीचे से लेके जोड़ देता है आदमी, इसी में से इसे ऊपर लेके चला जाता है ऐसे। इसके 3 तरीके, एक रिंग से बांध देता आदमी, जो जनरली हम लोग अपनाते हैं। हम ये जैसे हम पढ़ाते थे ना, तो पहले बहुत नीचे पढ़ाते थे, इसके नीचे 3rd फ्लोर, उसके बाद 4th फ्लोर पे आए, तब 5th फ्लोर पे आए। इस पे आने में बहुत टाइम लग गया था, इसमें 2018 में आए हम। उससे पहले ना ये सब हम ही बनवाए, मतलब खड़ा होके A to Z हम ही ऊपर करकट और तो ये जो इधर छत है ना, इसको जिसको चील कोठा बोलते हैं, जिसपे पानी टंकी रखा गया है, ये पुराना वाला, ये इसका छड़ हम ही बांधे हैं इसलिए वो टेढ़ा ताड़ा है थोड़ा भाई मिस्त्री जब भी बांधेगा तो एक नॉर्मल आदमी से तो अच्छा बांधेगा। तो नीचे पढ़ाते थे, खाली टाइम रहता तो उसमें छड़ बांध देते थे ऐसे, उसमें बकुली आता है बांधने वाला। तो ये तरीका, बाद में आईआईटी रुड़की वगैरह में आगे देखिएगा तो एक और तरीका है कि वेल्डिंग कर देने के लिए। तो बड़ा बड़ा जब पुल बनता है ना, तो उसमें बांधता नहीं है, क्या कर देता है, वेल्डिंग कर देता। लेकिन दिक्कत हो जाता था वेल्डिंग में। अब कॉपलर आ गया है। कॉपलर क्या है, यहाँ छड़ खत्म हुआ ना, तो यहाँ एक और छड़ ला दीजिए, और एक तो कॉपलर आता है, उसको चूड़ी टाइप का, उसको कस दीजिए। तो ये सबसे लेटेस्ट है कॉपलर वाला। तो ये सब चीज कहाँ कहाँ खोज होता है, ये सब का निर्माण कहाँ होता है, रुड़की भवन अनुसंधान। छत का जब ढलैया होता है ना, तो छत की ढलैया में आप देखेंगे तो जो वो छड़ बिछाया जाता है, छड़ 10 और 8 का छड़ लगाएगा, 10 mm मोटा, फिर 8 mm, 10-8 का मिला के लगाएगा। पिलर रहेगा तो 12-14, 12-10 या 12-14 करके मिला, तो उसका छड़ देखेंगे तो इस तरह जाके ऐसे पचका रहता है, फिर उठा रहता है, फिर ऐसे ऐसे ज्वाइंट करके ऐसे। तो ये कौन, ये सब पे रिसर्च कहाँ होता है, रुड़की। तो भवन अनुसंधान केंद्र, किस तरह से बिल्डिंग्स को, किस तरह से ओवर ब्रिज पुल को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ज्यादा दिन तक वो क्या कर सके, रुक सके। आप इवन देखिएगा ना, जो पुल वगैरह बनता है, पुल तो आजकल तो सेगमेंटल पुल आ गया है। कुछ करना ही नहीं है, एक तो सेगमेंट बना के रख देता है इस टाइप का, एक सेगमेंट बना देगा इस तरह से, इसी को ले जाकर रख देता है, जोड़ देता है, सब इसी टाइप का रहता है। जो अभी गांधी सेतु को नहीं, एनआईटी देख रहे हैं, एनआईटी आजकल ये सेगमेंटल पुल आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, इसी टाइप का एक जगह अपना कास्टिंग यार्ड होता है, जहां इसको ढलैया किया जाता है, और इसमें छेद रहता है 3 है, ऐसे यहाँ पे वो रहेगा। अब एक क्या करेगा ना, लाइन से 5 ठो को इसे लटका देगा, सबको इसी तरह से लटका देगा एक पास में, और उसमें जिस तरह धागा कैसे बिना जाता है वैसे इतना मोटा मोटा 10-10 ठो रॉड का इसमें ग्रुप घुसा के आपस में करके खींच देगा, प्री टेंशनिंग करके तार से खींच के उसको जोड़ देगा। ये सारा रिसर्च कहाँ होता है, अंदर से सब खोखला रहता है। इसके ऊपर ये पुल है, ये पुल आपका, ये अंदर खोखला रहता है, इसमें जा सकते हैं आप लोग। गांधी सेतु भी तो ऐसे ही था, पुराना वाला गांधी सेतु ऐसे ही था, उसको बीच बीच से काटा गया, एक से दूसरे को नत्थी कर दिया गया, माला जी से बनाया जाता, उसी पे लोड रहता है। तो ये सारी चीजों का कहां पे है भैया, रुड़की। आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन, भवन अनुसंधान, कुंभ मेला कहाँ लगता है भैया, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। ऑप्शन नंबर डी। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, 35 भी कभी कभी दे देता है, तो 36-35 दो याद। फुल स्क्रीन सर मेरा नहीं चल रहा है, फुल स्क्रीन नहीं चल रहा है, कहीं नहीं चलेगा,
मोबाइल तुम दान दे दो किसी को, एप्लीकेशन वाले लड़का जिसका फुल स्क्रीन में नहीं चल रहा है दान दे दो मोबाइल, बहुत दिन पुराना है। मेरे मोबाइल में फुल स्क्रीन चल जाता है भैया, मेरा मोबाइल 2016 का है। अब आईफोन नहीं रे, सैमसंग है, गैलेक्सी। आईफोन है, हमको चलाने ही नहीं आता है, उसमें हर चीजें उल्टा है ससुरा। वीडियो कॉल करने के लिए उसमें फेस टाइम, गूगल क्रोम के जगह सफारी। अरे कुल दिमाग वही में लग जाएगा तो पढ़ाएगा कौन सी आदमी। फूलों की घाटी चमोली, चमोली का नाम लिखिए आप लोग। चमोली का नाम क्या है? गोपेश्वर। चमोली का नाम क्या है? गोपेश्वर। चमोली क्या मतलब जिला मुख्यालय गोपेश्वर। 13 नंबर में क्या होगा? जिम कार्बेट। 14 फूल। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन कहां से चालू किया? चमोली से। ऑप्शन नंबर ए। कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी 255 मीटर। टिहरी 255 मीटर। 18 सबसे ऊंचा गुरुती बांध भाखड़ा नंगल 225 मीटर। भाखड़ा नंबर 225 मीटर। अगला विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अलकनंदा कहाँ बनती है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। 22 नंबर अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्र प्रयाग। 23 नंबर अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देव प्रयाग। गंगा कहाँ बनती है? देव प्रयाग। गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ उतरती है? हरिद्वार। कहाँ पे? हरिद्वार। ऋषिकेश भी पहाड़ है, ऋषिकेश भी पहाड़ है। हरिद्वार ही थोड़ा ठीक ठाक जगह है, मैदानी टाइप का है। ऋषिकेश तो पहाड़ है भाई साहब पूरा। अगला पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया, किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट के थे। यमुनोत्री किस पर्वत पर? बंदरपूछ। बंदरपूछ। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक कौन है? अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल। कौन है? सभी है, ये सब का सब है घूमने वाला जगह। हो गया? हुमायूं नहीं बबुआ, कुमायूं। कुमायूं। हुमायूं तो पगला बाबर का बेटा था वहां पर। हुमायूं बहुत महान शासक नहीं था, उसको एक बिहारी था शेरशाह सूरी, गलती से मर गया। वो नसीब खराब था, तोप का गोला चलाया, लौट के चलाया, मर गया। नहीं तो ऐस थूरा था ना बिहारी शेरशाह सूरी, दिल्ली तक दौड़ा के मारा था उसको। अब भाग गया ईरान। बिहार को ना कभी कभी भगवान धोखा दे देता है। बताइए कुछ दिन और जीवा देता तो बाबर ओबर को खेत दिया था भारत से। अब राजधानी अगर शेरशाह सूरी और जिंदा रह जाता ना तो भारत की राजधानी पटना रहती। अरे वो मर गया बेचारा, मरा ने उसमें यहाँ पे तो मुगल वाले वापस लौट आए और मुगलों ने राजधानी कहाँ बसा दिया? दिल्ली। अब मुगलों का एक लंबा कार्यकाल चल रहा है, नहीं तो इतना निपटा दिया था कब का। अगला देखिए, दर्रा की पहचान करना है। हाँ अच्छा उल्टा हो गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो गया। कलम दीजिए तुझे, इसमें हम सुधार करते चलते हैं। एक और कौन सा जगह था लाल बहादुर शास्त्री वाला में? ऑप्शन नहीं था। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जो है ना, क्वेश्चन 29 का 30 में है, 30 का मतलब ऑप्शन बस चेंज कर लेना है, समझ रहे ना? ऑप्शन ही चेंज करना है बस, ऑप्शन गड़बड़ हो गया। 1 नंबर क्या है? कुमायूं। 2 नंबर क्या है? गढ़वाल। 3 नंबर चीन। 4 नंबर नेपाल। तो 29 का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन कहां चला है? 30 में। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का ए, मतलब उसका ऑप्शन ही लगा देंगे। अब आइए 30 नंबर ओरिजिनल क्वेश्चन पे। 30 नंबर ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन, ये कौन दर रहा है? लेपुलेट। ये धर्मा, ये माना थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर चढ़ा दीजिएगा लोग। यहाँ पे इस साइड में बड़ा सा दर रहा है माना, लास्ट वाला थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया, चढ़ा दीजिएगा लोग ऊपर। ज्यादा ही नीचे आ गया है, ऊपर चढ़ा देंगे लोग। हो गया? अगला राज्य कौन सा है? राजस्थान। स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। राजस्थान भारत के उस समय के राजपूतों का गढ़ कौन सा था भैया? राजस्थान। एक से एक यहाँ से योद्धा हुए हैं। यहाँ का खाना जो है ना बहुत जबरदस्त होता है। राजस्थान के लोगों का खाना इतना बड़ा थाली लगाता है लोग,
और छोटा छोटा थाली लगाएगा, इतनी इतनी सब चीज रहेगा, इतनी 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 सब चीज, इतनी सा अचार, दाल, ये सब, चोखा, चटनी, कढ़ी वगैरह सब चीज, इतना बड़का थाली लगाएगा सब। हाँ, सब लोग आता है यहाँ पे राजस्थान में। अब राजस्थान का हम लोग पहले देखते हैं ज्योग्राफिकली एरिया। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है गधा, दिख रहा है ये गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, फिर राजस्थान बोल रहा है, ये मंगरेला। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखिए, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का एरिया जो है इधर देखिए राजस्थान का, भारत के कुल एरिया का ये 10% ले लेता है। राजस्थान के बाद दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से आता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है महाराष्ट्र, और चौथा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना टूट गया, तब आ गया उत्तर प्रदेश, वरना कितना आराम से सिस्टमेटिक था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब गड़बड़ा गया, 1 2 3 और 4 हो गया यूपी। खैर तीने ठोको तो आदमी पूछता है एरिया के हिसाब से, 1 2 3। सबसे ज्यादा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश आगे, यहाँ की जनसंख्या बेलगाम बढ़ रही है, कुछ दिन में उत्तर प्रदेश धंस जाएगा इसे, ऐसे ना जमीन वहां की धंस जाएगी इसे, तब समझ में आएगा जनसंख्या ज्यादा हो गया है। आगे देखिए, ये जग एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, बट पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा नहीं है, जिसके कई रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी ज्यादातर जमीन वेस्ट यानी व्यर्थ हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है रेगिस्तान से। किससे बर्बाद हुई है भैया? रेगिस्तान से बर्बाद हो चुकी है। किसकी जमीन? राजस्थान। राजस्थान का ये वाला भाग जो है ना, ये थार का मरुस्थल है। क्या कहलाता है? थार मरुस्थल। क्या कहलाता है? थार मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में भी चला है। पाकिस्तान के लोग इस थार को चोलिस्तान कहते हैं। ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ थार का मरुस्थल, कुछ ही हंसता है रे तू लोग, यही सब बिहार को गाली सुनवाता है। हाँ? एक से अस्तर नहीं रहता है सबका कुछ। इस थार के रेगिस्तान जो है, यहाँ कोई रहता ही नहीं था, तो हल्ला नहीं करो बाबू, चुपचाप रहिए। हल्ला नहीं कीजिए बाबू, आप लोग को बड़ा हो गए हैं, लड़की सब आपको लोग समझाएगा आदमी। अब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलिए, भीड़ रहता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। लड़की लोग को कहते हैं जितना तकलीफ लड़के सह के पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। इन बेचारों को देखिए ना कितना मेहनत है। देखिए इसको, किसी लड़की को हम बोल देंगे काला सांड या मंगरीला, तो कल से क्लास छोड़ दी, कोई ठीक नहीं, जाके FIR लिखवा देगी। ये बेचारों को झोड़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जमीन पे बैठा रहता है, लसराए रहता है, इसे। हाँ, लड़कों का दिल एक्चुअली होता ही नहीं है ऐसा। हम तो अपने को भी बोल देते हैं मंगरीला। लड़के किसी चीज को न सुनते ऐसे निकाल देते हैं, मतलब वो खराब चीज को सुनेगा सब निकाल देगा सब। लड़की उल्टा होता है, वो बढ़िया का चीज निकाल देती है। हाँ, खराब का डाउनलोड कर लेती है सब। उसको कह दीजिएगा चुड़ैल, और वो डाउनलोड कर लेंगे एकदम। याद करो फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट में चुड़ैल बोला था। चलो डिस्टर्ब नहीं, चलिए याद देखिए, ये नहर का नाम बता सकते हैं? इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे लंबी नहर भी तो इंदिरा गांधी। सिंचाई भले स्वेज नहर आता था, उस समुद्र पर बन गया। किस बांध या किस बैराज द्वारा इसे लाया गया बताइए? हरिके बैराज। हरिके बैराज ब्यास तथा किस नदी के संगम पर है? सतलज। ब्यास तथा सतलज, ब्यास तथा सतलज। संग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? ब्यास तथा सतलज के संग। तो थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, और इसमें इंदिरा गांधी नहर की वजह से इतना बेहतरीन पानी पहुंच गया कि अब यहाँ पर लोगों को पानी की उतनी समस्या नहीं है जितना अन्य मरुस्थल रेगिस्तानों यानी डेजर्ट में है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। किसके वजह से? अरे इंदिरा गांधी क्यों बोलता है? इंदिरा गांधी नहर के वजह से, तो इंदिरा गांधी की वजह से, इंदिरा गांधी नहर के वजह से। इस इंदिरा गांधी यहाँ नहर हो गया, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर एक बहुत बड़ा पर्वत है। क्या है? पर्वत। पर्वत का नाम बता सकते हैं? कौन सा पर्वत होगा? अरावली पर्वत। पर्वत बोलिए, अरावली पर्वत। दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी है, सबसे नई तो हिमालय है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। कौन पर्वत श्रेणी? अरावली। इस अरावली पर्वत श्रेणी, बैटरी लाओ, आवाज कम हो गया। अरावली पर्वत श्रेणी जो है बहुत पुरानी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। इस अरावली पर्वत श्रेणी की ही एक शाखा गई है दिल्ली, जिस पर रायसीना नाम है, जिस पर रायसीना की क्या है? पहाड़ी है। रायसीना की क्या है? पहाड़ी है। किसी कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मटेरियल में सादा नक्शा दिया होगा राजस्थान का, ऐसे घेरिए, गोल लिखिए थार, नहर लाइए, बस नहर से पता चल जाएगा इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पहाड़ बना लीजिए। अब साउंड ठीक हो गया होगा? सादा नक्शा है ना, फ्री हैंड से बनाना है, इतना संकोच नहीं करना है आपको। जैसे किस में बना दे हम, लाइए किसी कोई आदमी ला तो बना। देखो ये सबसे पहले यही दे रहा है। जैसे बाबू ये हमको आइडिया लग गया कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगा, कौन सा? थार मरुस्थल। ऐसे खींच दिए, यहाँ क्या लिख देंगे? थार। अब नहर लाना है, पता है हरियाणा से आएगा, तो यहाँ से एक नहर ला दिए और ऐसे ऐसे करते रफली। ये कौन सा नहर हो गया? इंदिरा गांधी नहर। बीच में पहाड़ है तो ऐसे खींच के पहाड़ हो गया अरावली। समझा गया कि नहीं? ज्यादा मतलब हिचकिचाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मिल गया? नहीं बना? जल्दी बनाओ बहू। उतना नाम लिखने की क्या जरूरत है? नाम लिखने की क्या जरूरत है? अपने याद हो जाएगा वो। नहीं याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिजिकल नक्शा ये किस चीज का? राजस्थान का। अब आप राजस्थान का एटलस खोलिए। राजस्थान में क्या खोलेंगे? एटलस। एटलस खोल दिए राजस्थान में। पेज नंबर कितने पे है? 13। अरे जो 12-13 दोनों पर होगा, फिजिकल पॉलिटिकल। हो गया बाबू? राजस्थान का सबसे इधर ऊपर की ओर एक जगह देखिए, जिला होगा श्री गंगानगर। मिल गया? गंगानगर मिल गया। सबसे ऊपर ये जिला कौन सा हो गया? गंगानगर। मिल गया भैया गंगानगर? गंगानगर नहीं मिला? ये जिला गंगानगर। गंगानगर से नीचे उतरेंगे, यहाँ मेरी ओर ये जगह बताएं तो गंगानगर। नीचे उतरिए, ये जगह मिलेगा आपको बीकानेर। नीचे उतरिए, जगह का नाम बीकानेर। एक और जिला होगा बीकानेर। मिल गया बीकानेर? उस पर हाइलाइटर चलेगा। बीकानेर के पास इंदिरा गांधी नहर गुजर रही है। देखिए नहर गुजर रही होगा बीकानेर के पास। जा रही है कि नहीं नहर? इंदिरा गांधी के पास कौन, बीकानेर के पास कौन नहर है? बीकानेर जो जगह है, ये यहाँ का भुजिया, नमकीन, चिप्स ये सब बड़ी फेमस है। बीकानेर वाला, हल्दीराम और बीकानेर वाला। देखे कि नहीं? सीबीएसई वाला को पता होगा। हाँ भाई जो भी है। इसके इधर देखेंगे जोधपुर, सॉरी जैसलमेर। मिल गया जैसलमेर? इस साइड में जैसलमेर मिला कि नहीं मिला? वहां हिरन बनाया है जैसलमेर के पास। क्या लिखा है? हाँ? मरुस्थल है, राष्ट्रीय उद्यान है वो। वहां पर हिरन वगैरह पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के हिरन वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। इसके नीचे देखिए, मेरी ओर देखिए, ये जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, ऊंट वगैरह के लिए अनुसंधान केंद्र। ऊंट वगैरह बाड़मेर में ज्यादा पाए जाते। मिल गया? जैसलमेर के नीचे बाड़मेर हो गया। बाड़मेर। आगे बढ़ जा। 4 जिला मिल गया। चारों जिला मेरी ओर सब लोग देखेंगे। पहला ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर। नीचे से बोलिए तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर,
गंगा नगर। ये 4 जिले हैं राजस्थान के। इन 4 से एक सवाल पूछता है कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? 4 जिले। चारों के नाम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर। नीचे वाले से ये बाड़मेर ऊंट वगैरह के लिए बहुत फेमस है। जैसलमेर बहुत ही गर्म क्षेत्र है। बीकानेर ये वाला एरिया यहाँ जूनागढ़ का किला है। बीकानेर में कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला है। ऊपर में जगह कौन सा भैया? गंगानगर। कौन सा जगह? गंगानगर। अब इन चारों जिलों की स्पेसिफिकेशन समझते चलते हम लोग। ये बताइए ऊंट वगैरह के लिए फेमस जगह, गर्मी भयानक पड़ती है जैसलमेर। कौन सी जगह? जैसलमेर। ये लड़ाई भी हुआ था जैसलमेर में 1971 के समय। जैसलमेर के इधर देखेंगे आपको मिलेगा पोखरण। कौन सा जगह है? पोखरण। जैसलमेर के पास इस साइड में देखेंगे पूरब में पोखरण मिल गया। पोखरण जैसलमेर के बगल में पोखरण। कौन सा जगह है? पोखरण। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ करता है? पोखरण। कहाँ करता है? पोखरण। यहीं पे क्यों करता है भैया? यहाँ कोई रहता ही नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र, भड़का दो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है पोखरण में। तो 1974 में इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है? परमाणु बम बनाना है। कब डिसाइड किया इन्होंने? 1974 में। बट उस समय हम लोग उतना डेवलप नहीं थे, तो हम लोग यहाँ पर मई 1974 परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए सोचे। लेकिन 1974 में हम लोग उतना डेवलप नहीं थे। 1974 में हम लोग के यहाँ मोटरसाइकिल नहीं थी बढ़िया, राजदूत उस्टू टाइप का थी सब। वहां फ्रीडम तो इधर आया है यार। 1974 में फ्रीडम कहाँ था? यमाहा वगैरह था। यहाँ पर इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन गलती से वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उस परीक्षण का जो नाम था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो हो गया बात वही, भड़कइबो किए लोग, फूस दे करके रह गया, पकड़ा गए हम लोग। अब अमेरिका हम लोग पे दबाव बना दिया। अमेरिका ने एक नियम बना दिया CTBT और CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कोई भी व्यक्ति परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, और बैन लगा दिया। ना आपको जल पे परीक्षण करने देंगे, ना थल पर परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे, पूरा बैन लगा दिया। और NSG बना दिया, नेशनल सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि कोई भी देश भारत को मतलब यूरेनियम नहीं देगा। तो हम लोग पास यूरेनियम ही नहीं था, चोरी छुपे हम लोग यूरेनियम मंगाते भी तो CTBT था, परीक्षण करने नहीं देगा। भारत ना NSG को माना है, ना CTBT को माना है, और NPT लगा दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा कि परमाणु बम बनता कैसे। मतलब साला चोट्टा चारों ओर से घेर दिया। कभी कभी गरिया देते हैं यार, क्या हम मशीन थोड़े हैं कि जो सेट कर दिए वही बोलेंगे। देश पे बात आती है तो हम सब भुला जाते हैं। तो दोस्त है ट्रम्प है कि बाइडेन है, सोच रहा बाहर में जा तू कोनो चीज हो। या पहले हमको मतलब तुम बनाओ परमाणु बम, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिवाली वाला धुकधुकुआ बनाएंगे। मतलब NPT क्या कहता है? न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, कि कोई देश दूसरे देश को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देगा। NSG, कोई देश मतलब बिना परमिशन, NSG के बिना मीटिंग के मतलब यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगा। और यूरेनियम उसी को सप्लाई करेगा जिसने CTBT पर साइन किया कि हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। जी भाई साहब, परीक्षा माने बम बना के क्या कर लेंगे? मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, और NSG से हम सप्लाई करके यूरेनियम भी ले लिए। NPT कहता है बम परीक्षण नहीं करने देंगे। तो भाई बना के रखने से थोड़े होता है, एक बार पटके उठके तब ना समझ में आएगा काम कर रहा है कि नहीं। पता चला बना के रख लिया, युद्ध में पटके तो धुआं दे के रह गया। तो एक बार परीक्षण मतलब चारों ओर से हम लोग को घेर दिया था। अब भारत वाले वैज्ञानिक भी तो मतलब है सब उसी हिसाब के ना। भारत वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, एक समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका से कहिए तू हमारे यहाँ परमाणु बिजली घर लगाओ। तो इंदिरा गांधी थी ना, अमेरिका को फुसला दी, कही कि देखिए ना गुजरात में हमारा तारापुर जगह है, वहां परमाणु बिजली घर लगाना है, उसमें बिजली बनेगा, लाइट बत्ती जलेगा, आप बिजली घर लगाइए। सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता था। तो अमेरिका लपलपा गया कि अरे दादा बिना मोलाई तो रेट बढ़ा दी है। अजब हाल है भाई, महिला मोलाई ना करे, ऐसा हो सकता है? महिला को कोनो सामान फ्री में कहेंगे तो कहेगी 2 गो दे दो।
अमेरिका ने सहयोग कर दिया, हाँ हाँ हम पूरा परमाणु बिजली घर बना देंगे, बिजली बनेगा आपके यहाँ, भुक भुक वाला लाइट चलेगा एकदम। तारापुर में 1972 में बिजली घर लगा दिया। अब बिजली घर चलेगा कैसे? इंदिरा गांधी का हमें यहाँ यूरेनियम नहीं है, एक काम कीजिए जो बिजली घर लगा है ना उखाड़ के ले जाइए अपना, ठेका कैंसिल। कहा अरे पगली कही के तो पैसा दे, तो पैसा कौन ची का, ये तो कौन ची तू बनी ले एनएस जी कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, कहा अच्छा तुमको दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब वो यूरेनियम लिया था हमें बिजली घर में भड़काने के लिए। अरे भैया तू ले आओ ना, हम लोग ने डिसाइड करेंगे इसको भड़काना किधर है। इधर आया 1972 में तारापुर में, उधर तैयारी चल रही थी 1974 में। हम लोग ने उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया। बाद में पता चला गलती हो गया, अमेरिका होशियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है वो 20% इनरीच रहता है, अब परमाणु बम में 80% इनरीच चाहिए होता है। हमसे गलती हो गया ससुरा, जातो गया भातो ना मिला, भड़काइयो दिए बदनामो हो गए लोग, और सब सतर्क हो गया, सब हरक गया, सब देहात में बोला जाता है ना हरक गया सब। ले भाई हम लोग को पता नहीं था जो हम लोग कच्चे मसाला पे भड़का दिए थे लोग। अब क्या हो, इस सब 75 को नियम लगा दिया, हम लोग को कोई देता ही नहीं था। तो बस अब भारत में वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, कहा कि बनाइए। अब भारत में धीरे धीरे आगे गए, एक से एक वैज्ञानिक मिल गए सब। उसमें एक चिदम्बरम थे बहुत मशहूर वैज्ञानिक, और उसके बाद मिल गए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, सोने पे सुहागा। इन्होंने परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अब तब तक लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री डरे उन लोग को खुली छूटे नहीं देता था कि परमाणु भड़काइए, क्योंकि अगर फूस हो गया, देखिए भड़क के सक्सेस हो गया तो किसी के बाप की औकात नहीं फिर कुछ बोले, भड़का दीजिए उसको, उसके बाद कौन सी बोलता है, ले आओ रे ले आओ, तो कौन सी नहीं। लेकिन अगर भड़काए और फूस कर गया तब तो पिटा जाएंगे। जापान पर परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, जापान चुपचाप देख लिया था। जापान के बाद परमाणु बम रहता ना, अरे बाप रे बाप, उनको तो दिखाया रहता, जापान मारा रहता ना जिसका कोई हद नहीं। मजबूरी हो गई थी, तो भारत के सामने यही रास्ता था कि भैया अगर भड़का दिए और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार माफी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1974 में एक बार माफ कर दिया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जब नेतृत्व आया प्रधानमंत्री का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा देश रहना चाहिए। आज के नेता रियलिटी बताते हैं। अटल, हम जो लोग, हम और आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने एक साथ दो महापुरुष को अपने देश में देखा, राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। और ये सौभाग्य पृथ्वी पर अब किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार बाल बच्चा कुछ नहीं, देश ही समझा मतलब देश है, मतलब देश है यहाँ पे, और कुछ नहीं यहाँ पे। गलवान में चीन घुसा है ना, चोट्टा अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो बता रहे, तो दिखने में बुढ़ा थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे बड़े बड़े जवान लोग का छक्का छोड़ा देते थे बॉर्डर पे। उन्होंने खुला छूट दिया एपीजे अब्दुल कलाम को, कहा कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको नहीं, हमको बस परमाणु बम चाहिए, हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए। और रियलिटी में है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण न करते तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया रहता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर वो अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी शिक्षक मंच पर खड़ा होकर किसी प्रधानमंत्री का खुलेआम तारीफ नहीं कर सकता, वरना कितने प्रधानमंत्री आए कितने गए किसी के लिए शब्द नहीं निकलता है। तो इतिहास हमेशा याद रखिएगा, आपको न्यौछावर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे चमचागिरी करने से किसी का नाम लेता आदमी, लेकिन विरोधी भी जिनका नाम लेते हैं ऐसे महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई है जो गिरियाएगा? हाँ, उसे जो अपने बेचारा शर्मा जाएगा, किसको बोल। उन्होंने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहे ठीक है, लेकिन अमेरिका को पता चल गया कि एपीजे अब्दुल कलाम चल गया वहां, ये पक्का सफल कर देगा, तो उसने उसके ऊपर ना सैटेलाइट छोड़ दिया, अमेरिका से सैटेलाइट छोड़ा और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए। अब यही गलती कर दिया अमेरिका से सुना। एपीजे अब्दुल कलाम को फुसलाने के लिए नासा बुलाया, आइए ना, आइए नासा आइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम चल गए और कहा कि देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है नासा में, ऐसा ना इंडिया में है, टूटल फूटल स्टेबलाइजर रख ले रहता है, स्टेबलाइजर का नट उड़ जाता है तो पिलास से दाब के करता है। कहा वहां वैज्ञानिक बने, यहाँ आइए हम आपको नासा का हेड बना देंगे। यहाँ पर कहा कि ठीक है, हम नासा का हेड हम क्या करेंगे, हमारा कौन है, ना बाल बच्चा ना कुछ, एक को चीज है मेरे लिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, केवल और केवल मेरी भारत माँ है, आप वो भी छीन लेंगे हमसे, ऐसा थोड़े हो सकता है।
उन्होंने कहा नहीं, और यही सोच रहा उससे गलती हो गया। वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए, और वहां पे उसने अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहां आने के बाद उन्होंने बता दिया, देख भैया हम जो काम कर रहे हैं ना, सारा अमेरिका क्या कर रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है। तो सब वैज्ञानिक का असर ले, भड़काने से पहले तैयारी करना पड़ता है 1.5-2 महीना की। अब क्या किया जाए, तो कहे कि देखो भाई, इस अमेरिका की जो सैटेलाइट जाता है ना, दोबारा घूम के आने में ना लगभग 1-1.5 घंटा का गैप हो जाता है। इसी बीच में जो करना है करो। कहे कि 1.5 घंटा में कौन सी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुला छूट दिया था किसको, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कह दिया ना कि एक काम कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है, सेना यहाँ युद्ध अभ्यास करेगी, कैसे युद्ध लिया जाता है, एकदम ओरिजिनल युद्ध का मैदान। अब युद्ध में कहीं घर बन रहा है तो कोई पूछ रहा है काहे लिए बन रहा है, तो इसी पे जो बम मार के प्रैक्टिस करेंगे। घर नहीं बन रहा था, वो इसलिए बन रहा था कि परमाणु बम कितना खतरनाक होगा। लोगों को लगा कि फौज इस पे मार के देखेगी कितना तबाही मचा रहा है। भाई साहब बकलोल, वो तैयारी अब्दुल कलाम ने करवा रहे थे कि जब फोड़ेंगे तो देखेंगे कि घरवा उधिया रहा है कि नहीं। तो लोगों को लगा हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, सब चीज काम हो गया। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं भनक लग गया, क्योंकि हर घर में सतयुग से कलयुग तक साले विभीषण हर जगह मिलते हैं। भारत में कोनो जाके कह दिया वहां पर, तो भनक लग गया। तो अमेरिका ने उस सैटेलाइट की टाइमिंग घटा दी। जो घंटों का गैप रहता था वो चंद मिनटों का गैप रह गया, 20-20 मिनट का गैप रहता था। लेकिन इन लोगों ने अपना काम निपटा के रख दिया था। लेकिन समस्या ये थी ना कि सब चीज तो बन के रेडी हो गया, हर चीज रेडी हो गया, लेकिन अगर परमाणु बम फोड़े और फूस करके रह गया, समस्या यही थी। भड़क गया तो टेंशन ही नहीं था। तब क्या किया गया, सैटेलाइट हुआ तो रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा छूट था, एपीजे अब्दुल कलाम को इनको टेंशन ही नहीं था। उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी से ये काम करते हैं हम अब आ गया, हम मई में इसका बम फोड़ देंगे कोनो दिन में, 9 तारीख चाहे 11 तारीख कोनो दिन हम फोड़ देंगे। तो कहें कि भाई आपको जो करना है करिए ना, हमको मत बताइए, हमको बस परमाणु बम चाहिए, बाकी अमेरिका कौन सी करेगा हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी से खुला छूट मिल गया। अब इन्होंने 9 मई 1998 डेट क्या कर दिया, डिसाइड कर 2 दिन किया था, एक 9 मई को भी, फिर 11 मई को। पहले 11 मई 1998 शक्ति 98 कोड नाम था। जैसे अमेरिका का सैटेलाइट गुजरा, पूरी तरह से कैलकुलेशन हो गया था कि कैसे कैसे होने वाला। अमेरिका का सैटेलाइट जैसे गुजरा, तुरंत यहाँ पे भारत का परमाणु बम को ब्लास्ट किया गया। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी उसको तो भेज दिया गया था 2 दिन पहले ही। जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाई थी वो खाली पड़ल था, धाए दे गायब हो गया बिल्डिंग, पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा भयानक। अब परमाणु बम क्या हो गया, लगभग सफल हो गया। वैज्ञानिकों को लग गया था सफल हो गया, लेकिन भाई अब ये फोड़े अभी कैसे पता चल जाएगा सफल हो जाएगा। आप अंदाजे ना बता सकते कि भाई इतना तबाही एक अच्छा ही बम ला सकता है। लेकिन तब तक सैटेलाइट उसका घूम के आ रहा था और पकड़ लेता तब क्या होता, मान के चलिए पकड़ लेता, अब पता चला कि सफल नहीं हुआ, खाली धुआं कर दिया, गड़बड़ हो गया। तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम कि तुरंत आप मौसम विभाग को कहिए कि राजस्थान में भयानक तूफान आया है, कोई नहीं जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत घोषणा करा दी, राजस्थान के लोग अपने घर में रहे, बहुत भयानक तूफान आया है। अब उसका सैटेलाइट आ रहा है तो देख रहा है धुआं धुआं हुआ है, तुरंत मैसेज भेजा नासा में, धुआं हो गया यहाँ पे। कहीं मतलब धुआं हुआ, तूफान आया है वहां पे। तूफान आया है, सोचा वहां से चला गया। तब परीक्षण देखा गया, एकदम सक्सेस। अब टेंशन ही नहीं है, एक और फोड़ दो, 2 को फोड़ दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और ससुरा अमेरिका को अभी तक पता है कि वहां तूफान आया है, अरे वहां दूसरा तूफान आया है। अब भारत में कुछ भी कहिए तो डर तो लगता है, भाई अमेरिका बहुत खतरनाक देश है। आज हम लोग भले शक्तिशाली है, 1998 में हम लोग को पाकिस्तान आके दिखा देता था, 99 की करगिल वार याद कीजिए। आज हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन उस समय बहुत पीछे थे हम लोग। अब डर तो था ही। अब भारत के प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति सुखपुकाइल थे, अमेरिका क्या करेगा, ओके पते नहीं। 9 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया, पता ही नहीं चला अमेरिका को। अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से पूछे कि महाराज तो सोचा कुछ सुखबुगा ये नहीं रहा, ओकरा पते ना चलल है। एक काम करते हैं, आप धड़ल्ले से फोड़ देते हैं, क्या फायदा है हम। तो फिर 11 मई को 3 गो और फोड़ दिए, 2 गो गायब करके। जैसे परमाणु बम निकला धाम से फोड़े, पता ही नहीं चला दूसरा। लेकिन भाई धड़ाधड़ 5 को फोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल। ये डाउट हो गया पाकिस्तान को, जनते का है। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। फोन किया अमेरिका को कि बकलवा आंधी उंधी ना उठ लो,
फोड़ दिया वो परमाणु बम। अमेरिका सोच रहा माथा फोड़ रहा है अपना, कह रहा है कि अब क्या करें हम यहाँ पे। नासा वालन को गरियाया गिरे चोट्टा कहीं का, तू लोग को सैटेलाइट लगाओ, आई लगाओ वहां पे। कौन चीज देख रहा था लोग वहां पे? कि हम तो बोलबे किए थे कि उधर दुका उठाया था, अपने ना बोल रहे थे कि आंधी उठल है वहां पे। अमेरिका आग बबूला हो गया और तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया है कि भारत को इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी कीमत भारी ना हो उसे चुकाने में मजा क्या है। और अमेरिका ने खुलेआम भारत को ललकार दिया कि अमेरिका कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कॉन्फ्रेंस तुरंत मीडिया के सामने आए और कहे कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस देश को यह लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या जिन देश को हम पर शक है वो आ जाना युद्ध के मैदान में, बताएंगे है कि नहीं। अब पूरी तरह तबाह हो गया। अब अमेरिका माथा पीटते रह गया। अमेरिका ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो। अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया अब्दुल कलाम को कि जो बम बनाए है ना, 2-4 को फोटोकॉपी उसका रेडी रखिए। फोटोकॉपी मतलब उसका बना होना के रेडी रखिए, क्योंकि सेना की लड़ाई में भाई आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा। एडवांस है वो बहुत। आज के वक्त में भी हमारा हथियार वहीं से खरीद के आता। भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि जो होगा आपकी परमाणु बम से होगा। अमेरिका भी डर गया कि ना भाई इससे लड़ना अब ठीक नहीं है। पाकिस्तान वो बम बना के रख ले था, डरे नहीं फोड़ रहा था। एक हफ्ता तक देखा कि भारत को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखा कि कुछ नहीं हुआ, इहो चुप पे फोड़ दिया। अमेरिका एकदम ककुआ गया, एकदम कह रे चट्टा कहीं का तू क्या फोड़ा रे। तो पाकिस्तान वहां झाड़ दिया अमेरिका को कि हमरे बोलेंगे कमजोर जान के, फोड़ले आपके आप बाई तो एकरा नहीं बोलेंगे आप। हम कमजोर हैं तो हमरा बोल देंगे। एक काम कीजिए, आप भारत को जो सजा दीजिएगा हम भी वही सजा काट लेंगे। सोचो हमरे पे खेल गया। हम ही लोग पे खेल गया पाकिस्तान। अब भाई अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो और प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अभी सऊदी अरब पे प्रतिबंध लगा दिया, कल के वीडियो में बताए थे, सऊदी अरब का डस्टबिन बना दिया वहां के। तो वहां पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई देश भारत से सामान नहीं खरीदेगा। जो जो चीज जरूरत की थी सब चीज पर बैन लगा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई, लेकिन भारत को बचा लिया भारत के 55 लाख कुशल कारीगर जो विदेशों में काम करते हैं। आप प्रतिबंध लगाइएगा भी तो पूरी दुनिया का कारखाने ठप हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह भारत के वहां वर्कर काम करते हैं। और अमेरिका या सीबीएसई वाले जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। पेंट मारता है तो पेंटे मारेगा। भारत का मिस्त्री मल्टी टैलेंटेड होता है। पेंट मार रहा है उसको कोई काटी ठोक दो तो बिजली वाला काम कर दे तो हाँ तार और घींच देते हैं। मल्टी टैलेंटेड होता है और काम भी बहुत ज्यादा करता है। काम हम जब 5 बजे कर देगा तो आदमी अच्छा बोरा नीचे उतार दो, तो ये सब बड़ी काम कर देता है। मेहनती होता है सब, कोई दिक्कत नहीं है उन सब में। खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा जो खाई नहीं है चालू। तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे। पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर लाखों काम कर रहे थे, भारत में पैसा आ रहा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे उतना भयानक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो तबाह हो गई। इसकी यहाँ के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है। अरे चोटा कब मार करेगा कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। ये सब इतने बड़े बैल होते हैं सब पाकिस्तान वाला। अगर पाकिस्तान के एक मोहल्ला से 5 आदमी विदेश गया है ना, वहां अच्छा से हंसी खेसी से ड्यूटी कर रहा है, अगर उसके परिवार में यहाँ झगड़ा होगा ना तो दोनों वहां झगड़ा कर लेगा सर। तो अब्बा काहे मर लो हमारी खाला को वहां मार कर ले। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान के साथ अजीब सी दिक्कत था। अमेरिका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भाई साहब हरामियों में नोबेल पुरस्कार मिलता तो हर साल यही लाता। इसने कहा कि एक काम करते हैं, अमेरिका ने हमको ऐसा बर्बाद किया है कि परमाणु बम होने के बावजूद हम तड़प के रह जा रहे हैं, हम भी अमेरिका को तड़पाएंगे। यह कहता है ना कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम परमाणु बमें बेचते हैं। ससुरा उत्तरी कोरिया को बेच दिया। किंग जोंग पगला को देखे, उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया है। सद्दाम हुसैन को
ईरान को सबको बेचने लगा कि सारा थ्योरी ले आके देखता था कि देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए जाइए। अब अगला हिसाब 1 महीना तो काटेगा आदमी, अगला हिसाब देखे। अमेरिका कर रहे पाकिस्तान में चोट्टा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मरे हम भूखे मरे, आप प्रतिबंध हटा दिए नहीं तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। अमेरिका पगला गया, अमेरिका प्रतिबंध हटाया। इस बार फायदा उठा लिया भारत, कहा गिरे ओकरा हटाया तो हमरो प्रतिबंध हटाओ। समझ में आ गया कि नहीं? तो गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ दिए हैं ना, तो दोनों को फायदा हुआ है। लेकिन ये चुट्टा उसको समझ में नहीं आता है। अभी भी अगर वो शांति से रहेगा ना तो बहुत आगे जाएगा, और अशांति से रहेगा तो एकदम में आगे चल जाएगा। परमाणु परीक्षण समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत कहां होता है? पोखरण में। आज भारत परमाणु संपन्न है या नहीं है? परमाणु की आवश्यकता है नहीं। अब अमेरिका केस कर दिया भारत पर, कहा कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधि तोड़ा है। भारत ने काम नहीं तोड़े हैं, हमने किसी से संधि मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। और ये बात खूब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। कौन सी बोलता है चुराए हम बनीले, बताएं कैसे बनता है। कहा कि अच्छा ठीक है ये नहीं है, लेकिन आपने यूरेनियम तो चोरी से मंगाया। कहा चुप, चट्टा कहीं का चोरी से मंगाया। हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, जादूगोड़ा की खान झारखंड से निकलता है, उसी से हम बनाए। हम किसी से भीख नहीं मांगे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लोग, यहाँ पे भीख में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनएसजी कहा कि अभी तब कहा अब कौन सी पे मुकदमा ठोके, तब इस पे ठोक दिया भारत पे। आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों है? भारत ने ये मुकदमा जीत लिया। जानते हैं कैसे? कहा कि कैसे, हमने तो कोई नियम नहीं तोड़े। सीटीबीटी कहता है पानी में नहीं फोड़ सकते हैं, जमीन पे नहीं फोड़ सकते हैं, हवा में नहीं फोड़ सकते, हम जमीन के अंदर फोड़े हैं। भारत ने कहा फोड़ा था? जमीन के अंदर। तो भारत को उस समय हर चीज साथ दिया था, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति सब रहना चाहिए, तब आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु बम ले लेने से आपको जीत जाएंगे। कब कैसा सिचुएशन था, आंधी आया है, परमाणु बम फूट गया, तो हर चीज बहुत कांड हुआ यहाँ पे। बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, अब भारत को नांग नहीं सकते। वो गया जमाना जब हमारे ऊपर किसी का शासन हुआ करता था। आज भी भारत में बस जाति पात खत्म हो जाए, ऊंच नीच पे लड़ना खत्म हो जाए, और कांग्रेस बीजेपी हाई पार्टी हाउ पार्टी मतलब नेतागिरी खत्म हो जाए, तो सोचिए ना हमारे पास कमी किस चीज की है कि नहीं? नेतागिरी तो सॉल्व हो सकता है। यूपीएससी का एग्जाम कंपलसरी कर दीजिए नेता बनने के लिए। काम खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा काम। आप इसको समझ में आ गया कि नहीं? लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? अब आगे कल समझेंगे लोग, आज के लिए इतना ही, खत्म हो गया, टाइम में कम पड़ जाता है।